अस्सलामुअलैकुम। इस टॉपिक के पेपर में आने के 100% चांस हैं, बिल्कुल भी ये टॉपिक नहीं छोड़ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आज हम करेंगे। चैलेंज दे रहा हूँ आपको, एक छोटा सा चैलेंज है कि ये दो न्यूमेरिकल आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लो और अगर ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिए हैं सेल्फ असेसमेंट से तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। लेकिन अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो ज़रा इसको सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे बताओ। अगर आपने ये दोनों न्यूमेरिकल कर लिए तो मैं मान जाऊंगा कि आपने वाकई ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ लिया है। पेज नंबर बताता हूँ, पेज नंबर है 190। तो इनको ज़रा मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। और अगर नहीं सॉल्व किए हैं तो वीडियो के लास्ट पार्ट में मैंने आपको ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने हैं। मैंने बता दिया है, एमसीक्यूज़ में भी इस टॉपिक से आएगा और ये ख़ुद न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इस टॉपिक से पूरी डेरिवेशन आ सकती है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, चलो आ जाओ पढ़ते क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। भाई देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से आपको बात समझ में आ रही है कि आप एक से ज़्यादा कैपेसिटर को एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है आपस में कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने देखा होगा ना, आपको अगर कहीं पे रोशनी करनी होती है तो आप क्या करते हो, बहुत सारे बल्ब एक साथ कनेक्ट कर देते हो। आपको एक मैदान है, बड़ा मैदान है, उसमें लाइट चाहिए आपको, तो आप क्या करते हो, बहुत सारे बल्ब एक साथ कनेक्ट कर देते हो, है ना, ताकि आपको क्या हो, ज़्यादा रोशनी मिल जाए। इसी तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ते हो ताकि आपको कैपेसिटेंस ज़्यादा मिल जाए या आपको कैपेसिटेंस कम मिले। ठीक है, दो तरह से आप कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ सकते हो। भाई देखो, इंसानों को आपस में जोड़ा जा रहा होता है ना, इसी तरह से कैपेसिटर्स भी आपस में जोड़े जाते हैं। दो तरीके होते हैं कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ने के। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बात याद रहेगी, ज़िंदगी भर नहीं भूलना कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप कैपेसिटर्स को जोड़ते हो आपस में सर्किट्स आपस में कैपेसिटर्स को मिला रहे होते हो ताकि आपको जो कैपेसिटेंस चाहिए वो मिल जाए। ये जो है दो तरह से आप कर सकते हो ये काम, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हो, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, मैं एक छोटी छोटी सी बात भी आपको बता दूंगा। ठीक है, एक छोटी छोटी सी बात भी सबसे पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिखते रहो मेरे साथ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, अब इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझो। वो छोटी सी चीज़ क्या है, सिंबल समझो ज़रा मेरी बात। सर्किट डायग्राम क्या होती है ये समझो मेरी बात ज़रा। ठीक है, सर्किट डायग्राम, DIAGRA। भाई देखो, सर्किट डायग्राम आपके पास ये होती है कि जब आपने कोई सर्किट बनाना होता है, लेकिन वो सर्किट आप एक्चुअल में नहीं बनाओगे, वो सर्किट आप पेपर पे बनाओगे, तो उस चीज़ को कहा जाता है सर्किट डायग्राम। क्या कहा जाता है, जब आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को पेपर पे बनाते हो तो वो कहलाती है सर्किट डायग्राम। अब इस डायग्राम को बनाने के लिए आप कुछ सिंबल्स यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हो, सिंबल्स यूज़ करते हो। तो इन सिंबल्स को ज़रा देख लो, ये सिंबल्स क्या क्या होते हैं। अब अगर आपको सर्किट डायग्राम में कैपेसिटर लाना है, जैसे कि आपने जो है वो एक ऐसा सर्किट बनाना है जो कि एक अलार्म हो। ठीक है, यानी कोई फायर अलार्म हो या इस तरह का, तो आप वो सर्किट डायरेक्ट नहीं बनाओगे। सबसे पहले आप पेपर पे एक सर्किट डायग्राम बनाओगे। उस सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए आपको सिंबल्स पता होने चाहिए कि LED का कौन सा सिंबल है, डायोड का कौन सा सिंबल है, बैटरी का कौन सा सिंबल है और ये अपना कैपेसिटर का, रेजिस्टर का क्या सिंबल है। अब ज़रा मेरी बात सुनो। अब आपने देखा होगा हम इस तरह से बना रहे होते हैं, कैपेसिटर्स को आपस में शो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास एक सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में कैसे पता चल रहा है कि भाई देखो, इसमें हमने कैपेसिटर का सिंबल बना दिया और बैटरी का सिंबल। तो समझ गए ना मेरी बात, सर्किट डायग्राम क्यों यूज़ हो रही है। अब ज़रा मेरी बात सुनो, आपने कैपेसिटर बनाना है, सर्किट डायग्राम में कैपेसिटर शो करना है, तो आप क्या उधर कैपेसिटर बना के दिखाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप यूज़ करोगे कैपेसिटर सिंबल, SYMBOL। ठीक है, सिंबल। अब कैपेसिटर का सिंबल क्या है, जब भी ये दो पैरेलल लाइन आएंगी मतलब आपका क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। ठीक है, जब भी सर्किट में ये दो पैरेलल लाइन देखोगे, ये तो एक्चुअल पैरेलल नहीं है, अब पैरेलल हो गई। जब भी ये दो पैरेलल लाइन देखोगे इसका मतलब क्या है
कि आपके पास जो है वो कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में, ठीक है। अब इधर ज़रा आओ, अब बैटरी भी चाहिए होती है सर्किट में, सर्किट बनाने के लिए, है ना, सोर्स तो लाओगे ना। अब बैटरी का क्या सिंबल रहेगा, बैटरी का सिंबल आपके पास रहेगा ये इस तरह से, एक बड़ा टर्मिनल होगा, एक बड़ी लाइन होगी, एक दो पैरेलल लाइंस होंगी इसमें भी, लेकिन एक लाइन बड़ी होगी, एक लाइन छोटी होगी। बड़ी लाइन का मतलब है पॉजिटिव साइन, नेगेटिव, छोटी लाइन का मतलब है नेगेटिव साइन। अच्छा, अब आपको चाहिए रेजिस्टर का सिंबल चाहिए, रेजिस्टर भी लगाते हो ना सर्किट में, तो अब अगर आपको रेजिस्टर का सिंबल चाहिए, वो आप अच्छी तरीके से जानते हो कैसा आता है, वो आपके पास ये पहाड़ बने हुए होते हैं। ये पहाड़ क्या शो करते हैं कि आपको गुजरने में दुश्वारी हो रही है। बहुत आसान सी बात है, आप ट्रेन गुजारना चाहते हो, तो ट्रेन गुजारने के लिए आपको फ्लैट सरफेस चाहिए होता है, लेकिन पहाड़ आ जाता है तो क्या होता है, आपकी ट्रेन नहीं गुजर पाती, मुश्किलात आ जाती हैं, इसीलिए ये पहाड़ नुमा बनाते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारे सिंबल्स हैं, मैं देख लेता हूँ कौन कौन से सिंबल की डिस्कशन की गई है यहाँ पर, ताकि वो भी बता दूँ। अच्छा हाँ, स्विच, स्विच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्विच यहाँ पे बना रहा हूँ, SWITCH, स्विच। अब स्विच दो तरह के होते हैं, जगह छोटी है लेकिन मैं बना दूंगा। एक आपके पास ऐसे कर कर आएगा, एक ऐसे कर कर आएगा। जब इस तरह से हो ना कि आपस में कनेक्शन नहीं हुआ हुआ हो, इसका मतलब है सर्किट ओपन है। क्या है, ओपन है, ओपन है, ठीक है, ओपन सर्किट, CIRCUIT, ठीक है, ओपन सर्किट, यानी ओपन सर्किट है तो करंट नहीं गुजर रहा होगा, लिखते रहो। अच्छा, अब अगर ये इस तरह से बना हुआ आ जाए, इस तरह से बना हुआ आ जाए कि यूं कनेक्शन हुआ हुआ है, इसका मतलब है क्लोज सर्किट है, ठीक है, सर्किट क्लोज है, यानी करंट जो है वो गुजर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये सिंबल्स याद रखने हैं, ये सिंबल्स जिंदगी भर याद रखने, अब यहीं पर आते जाएंगे। अब आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, आ जाओ। दो चीज़ें पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, दुआओं में याद रखोगे, ठीक है, बस दुआओं में याद रखोगे। वो क्या है, जब भी कैपेसिटर को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करोगे, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, यानी ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। इधर देखो फॉर्मूला क्या है, ये रहा। अभी ये ड्राइव करके दिखाता हूँ, डेरिवेशन करता हूँ, ठीक है। सर्किट डायग्राम सब बना रहा हूँ, बस मेरे साथ रहो। बहुत बड़ा टॉपिक है, यकीन मानो 10 मिनट में अगर मैंने समझाया ना, तो सिर्फ इतना ही समझा सकता हूँ कि कैपेसिटेंस क्या है और कैपेसिटर क्या है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, सारी बातें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये लिख लो, ये दोनों चीज़ें लिख लो, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विल बी इंक्रीज, INCR, ठीक है, इंक्रीज इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये लिख लो, ठीक है। आप जब भी कैपेसिटर्स को आपस में पैरेलल कनेक्ट करोगे तो आपकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विल बी इंक्रीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ आ गई। अब आ जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर पे सेम रहेगा, या इसको कह लो वोल्टेज हर कैपेसिटर पे सेम रहेगा। वोल्टेज रिमेन सेम एट एवरी कैपेसिटर। अभी मैं ये पूरी चीज़ें दिखाता भी हूँ कहाँ पर होगी। वोल्टेज रिमेन सेम एट एवरी, या एट एवरी कैपेसिटर, ठीक है। अब आओ ज़रा, और चार्ज क्या होगा, चार्ज जो है वो सम होगा। अब ज़रा मेरी बात सुनो, अब सर्किट डायग्राम पर आ जाओ। सर्किट डायग्राम देखो, तीसरा पॉइंट मैं लिखवाता हूँ, पहले मैं बना देता हूँ फिर तीसरा पॉइंट लिखवाता हूँ। अच्छा, सर्किट डायग्राम देखो, अब पूरी बात समझ में आ जाएगी। सर्किट डायग्राम, DIAGRAM। अच्छा, सर्किट डायग्राम से पहले मैं एक और चीज़ आपको ज़रा इधर ही से दिखा देता हूँ। बुक में इन्होंने ऐसे वाला सर्किट बनाया है, आई होप अब सही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। असल में वो ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाई हुई है ना, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। अच्छा देखो, बुक में उन्होंने ये वाला सर्किट बनाकर आपको दिखाया है। आप कभी भी ये वाला सर्किट नहीं बनाओगे। आप कौन सा वाला सर्किट बनाओगे, इसी के बराबर वाला सर्किट बनाओगे। बराबर में पेज भी चल रहा है तो उसको भी देख सकते हो, जूम करके
यूट्यूब पे ऑप्शन मौजूद होता है। आप कभी भी ये सर्किट नहीं बनाओगे, ये सर्किट आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि कैपेसिटर कैसे कनेक्ट है आपस में, ठीक है। मैं ये सर्किट कभी नहीं बनाऊंगा, जब भी बनाऊंगा इस तरह बनाऊंगा। आपको अगर सर्किट में बैटरी दिखानी है तो क्या आप बैटरी का डायग्राम बनाओगे? नहीं, आप उसके लिए एक सिंबल इस्तेमाल करोगे, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। अब आओ ज़रा मैं डायग्राम बनाता हूँ। पैरेलल क्यों कह रहा है ये भी बात समझ में आ जाएगी। जैसी डायग्राम बुक में है वही बनाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। अच्छा, सबसे पहले तो आपके पास ऊपर से ही इन्होंने कैपेसिटर जोड़ना शुरू कर दिए। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने एक कैपेसिटर ऊपर लगा दिया। कैपेसिटर है, कैसे पता चल रहा है? इसका सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। इसका सिंबल ये है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। एक कैपेसिटर ये आ गया, ये हो गया आपका C1। क्या हो गया? ये C1 हो गया। अब पैरेलल है कैसे पता चल रहा है? देखो, पैरेलल इस तरह से पता चल रहा है कि जब आपके पास, मैं अभी पूरा इसे कंप्लीट करता हूँ फिर बताता हूँ, क्योंकि बैटरी मुझे चाहिए होगी इस चीज़ के लिए, तो वो भी मैं ले आता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सर्किट आ गया आगे की तरफ, ठीक है। ये देखो, ये मेरा आगे, अब ये क्या चीज़ लगा रहा हूँ? ये मैं बैटरी लगा रहा हूँ, ये मैं बैटरी। अब पैरेलल है कैसे पता चल रहा है? यहाँ से आया आपके पास करंट, ठीक है। यहाँ से आया आपके पास करंट आया, पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए करंट आ रहा है। अब करंट इधर आया, जब करंट इधर आया ना, इस पॉइंट पर करंट पहुँचा, तो उसके पास दो रास्ते हैं गुजरने के लिए। एक तो वो यहाँ पर गुजर जाए या एक ऊपर चला जाए। जब करंट को ऐसी सिचुएशन मिलती है तो आपके पास पैरेलल हो जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है? पैरेलल। हमेशा ये बात याद रखना, ज़िंदगी भर हर जगह इस्तेमाल होता हुआ मिलेगा। कभी कभार ये कह दिया जाता है कि आमने सामने अगर लगे हुए हो तो पैरेलल है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। अभी मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाऊंगा जिसमें आमने सामने तो वो होंगे लेकिन वो पैरेलल फिर भी नहीं होंगे, मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। जब भी पैरेलल कब होगा? जब भी करंट एक पॉइंट पर आए, जैसे कि इस पॉइंट पर आया, उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, या उस तरफ चला जाए या इस तरफ। अब आपके पास एग्जाम्पल है, आप पहुँचे हैदराबाद के टोल पे पहुँचे। हैदराबाद के टोल से ज़रा सा आगे जाओगे, दो रास्ते निकलते हैं, एक नवाबशाह निकल जाओ, एक हमारा हैदराबाद या हाला निकल जाओ। देखा, अब मैं बस ड्राइवर नहीं हूँ लेकिन मुझे ये बात पता है, ठीक है। आप तो जो शायद मैं बस ड्राइवर हूँ, मैं जब भी जाता हूँ ना तो मैं बस में आगे बैठ के ट्रैवल करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ तो हाँ नवाबशाह आ गया, ये अपना सखर आ गया, ये अपना आ गया, ठीक है। मैं सिंध में ज़्यादा आगे तक नहीं गया हूँ, सिर्फ साकरान तक ही गया हूँ। चलो अब अपनी बात पे आता है। बात समझ आ गई कि जैसे ही मैं इस पॉइंट पर आया मुझे दो रास्ते मिले, मैं समझ गया मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल है, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये C1 C2 C3 आपस में पैरेलल है, कैसे पता चल रहा है? आ जाओ फिर से चेक कर लेते हैं। करंट इधर से इधर निकल गया करंट, ठीक है। करंट इधर निकल गया, ये I था, ये हमारे पास I1 ले लेते हैं, नहीं बल्कि 3 है ना, तो I3 ले लेते हैं, I3 ले लेते हैं। और अब ऊपर करंट चला गया मेरे पास, बल्कि मैं I ही लिख रहा हूँ, करंट सेम नहीं होता लेकिन मैं I लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। अभी आप इतने आगे नहीं पहुँचे हो कि ये बात ज़्यादा अच्छी समझ पाओ। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब करंट फिर इधर आया, फिर उसके पास दो रास्ते हैं, या तो इधर निकल जाऊं या तो इधर निकल जाऊं। तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब कि C3 और C2 आपस में पैरेलल है ना, क्योंकि करंट को दो रास्ते मिल गए गुजरने के। अच्छा, अब वो यहाँ पर आया, अब करंट इधर ही जाएगा, लेकिन C1 और C2 भी आपस में पैरेलल हैं। उसकी वजह एक दूसरे के आमने सामने भी है, ठीक है। और टर्मिनल भी आपको नज़र आ रहा है कि जब यहाँ से करंट इधर आएगा, इधर से करंट इधर आएगा, इधर से करंट इधर आएगा, तो अब उसके पास फिर दो रास्ते हैं, या तो सीधा गुजर जाऊं या तो इधर की तरफ निकल जाऊं। और एक और बात बता दूं, याद रखना कि हमेशा करंट शॉर्ट पाथ में फ्लो करता है, ठीक है। शॉर्ट पाथ फॉलो करता है। अब वो जब आएगा तो मैं समझाऊंगा, अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई बहुत अच्छी तरह से? अगर ये चीज़ दिमाग में रखना चाह रहे हो कि आमने सामने है, रख लो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर देख लेना कि जब करंट किसी पॉइंट पर आ रहा है तो उसको दो रास्ते मिल रहे हैं या नहीं। अगर दो रास्ते नहीं मिल रहे हैं तो वो सीरीज़ है। फॉर एग्जांपल ये रास्ता मैंने ख़त्म कर दिया, ये रास्ता मैंने ख़त्म कर दिया, तो अब ये वाला जो कैपेसिटर है वो बैटरी के सीरीज़ हो गया है। क्यों? करंट यूँ आया, उसको कोई भी रास्ता नहीं मिला ऊपर, क्योंकि वो मैंने ख़त्म कर दिया रास्ता। यूँ आया, मैंने वाला रास्ता भी ख़त्म कर दिया, डायरेक्ट C3 C1 में चला गया करंट, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब दोबारा मैंने रास्ते जोड़ दिए तो बात समझ आ गई। अब मैंने ये बात लिखी थी कि कैपेसिटेंस जो है ना वो बढ़ जाती है पैरेलल में। क्यों बढ़ती है? ये देखो भाई,
C1, C2, C3 ये तीनों C मिलकर एक बड़ी कैपेसिटेंस बना लेंगे। यानी समझ लो आपके भाई के पास 5 रुपये है, मेरे पास 5 रुपये और आपके दोस्त के पास 5 रुपये, हम तीनों ने 5-5 रुपये डाले, 15 रुपये बन जाए। यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ होता है, ये भाई अपने 5 रुपये दे देते हैं, अगर 5 माइक्रोफेराड का है तो ये भाई अपने 5 रुपये दे देते हैं और ये भाई अपने 5 रुपये दे देते हैं। ये तीनों भाई 5-5 रुपये दे के 15 रुपये बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला सम का है, ठीक है। और कैपेसिटर सिर्फ 3 पैरेलल में नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल कैपेसिटर्स पैरेलल में हो सकते हैं। 10, 15, 20, 40, 1000 तक भी पैरेलल में हो सकते हैं। ये नहीं बैठना कि सिर्फ 3 ही होते हैं, क्लियर कर लो, ठीक है। अब एक और मज़े की बात, ये नेचर है सर्किट का कि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है। कैसे? अगर मैंने यहाँ पर 6 वोल्ट अप्लाई किया, ठीक है, इधर भी 6 वोल्ट आएगा, चाहे V3 क्यों ना लिख लूँ, लेकिन फिर भी 6 वोल्ट आएगा। अच्छा, V3 पे भी 6 वोल्ट आएगा और V2 पे भी 6 वोल्ट आएगा और V1 पे भी 6 वोल्ट आएगा। पैरेलल में मैंने लिख दी थी ये बात कि पैरेलल में मेरे भाई वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है। अब V1, V2, V3 को ऐसे लिख लो, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V। सही है, याद रखना इस चीज़ को कि तीनों, अगर मुझे बोल दिया जाए V2 निकालो और V3 बताओ क्या है, तो मैं V2 निकालूंगा, 6 वोल्ट है, तो मैं बोल दूंगा V3 भी 6 वोल्ट है। क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो, बहुत प्यारी बात समझ में आई। अब एक और चीज़ भी होती है फॉर्मूले में, अगर आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद होगा, मुझे उम्मीद है। फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV। C पे बात कर ली, V पे बात कर ली। अब व्हाट अबाउट Q? Q क्या हो रहा है? देखो, अगर Q निकालना है ना, तो इन तीनों को सम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर करंट कुछ और आ रहा है, ऊपर करंट कुछ और आ रहा है, इधर करंट कुछ और आ रहा है। तीनों करंट को सम करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट आएगा। इसी तरह से जो हमारे पास यहाँ पर चार्ज है, वो भी तीनों पर अलग अलग होगा। याद रहेगी ये बात, तीनों पर चार्ज अलग अलग है, लेकिन टोटल चार्ज निकालना है। C1, C2, C3 पे टोटल चार्ज कितना है, तो आपने क्या करना होगा, आपने सिंपली जो है वो Q1, Q2 और Q3 को ऐड कर देना होगा। ये चीज़ आपके पास यहाँ पर भी लिखी हुई है। मैं ज़रा बुक से भी हवाला दे देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखो, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, द टोटल चार्ज ऑन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज गिवन एज, या ये लिख सकते हो द टोटल चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सम ऑफ द चार्जेस ऑन कैपेसिटर। मैं लिख देता हूँ, द टोटल चार्ज ऑन, या इन लिख लो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन is the sum of capacitor, is the sum of charge on capacitor, is the sum of charge on capacitor। यानी क्या कहना चाह रहा हूँ, इसी से डेरिवेशन होगी। अब डेरिवेशन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से समझ लो डेरिवेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के नीचे से शुरू हो चुकी है। सही है, ये बात आपने हर बार लिखनी है। अच्छा, ये बात जो मैंने करी ना, यही डेरिवेशन को आगे लेके जाएगी। अब वोल्टेज तो सेम आ रहा है, लेकिन चार्ज तीनों पे सेम नहीं आ रहा। इस पे चार्ज अलग आ रहा है, इस पे चार्ज अलग आ रहा है, इस पे चार्ज अलग आ रहा है। टोटल चार्ज निकालना है तो क्या करना होगा, C1, C2, C3, मतलब Q1, Q2, Q3। इधर आओ, बात समझो। पाँच वाले एग्जाम्पल फिर ले लो। आपके पास 5 रुपये है, मेरे पास 5 रुपये है, दोस्त के पास 5 रुपये है, तीनों 5-5 रुपये मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 15 रुपये। तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, इस पे चार्ज 5 है, इस पे चार्ज 5 है, इस पे चार्ज 5, टोटल चार्ज 15 हो गया। चलो, तो हमें क्या पता चल गया, Q निकालना। अब Q क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब बता दूँ, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि आपने जितने भी चीज़ें थी उन सबको ऐड कर लिया है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें थी उन सबको ऐड कर कर एक बना दिया है। कहते हैं ना, मुत्तहिद हो जाओ। जब तक कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो मुत्तहिद ना हो। तो यहाँ भी वही बात है कि तमाम चीज़ों को ऐड कर दिया गया है तो इक्विवेलेंट निकलता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि हमने ऐड कर दिया है तमाम को।
ठीक है, तमाम को एक बना दिया है, 1 लिख देता हूँ, 1। ठीक है, अब देखना जब मैं ये सॉल्व करूंगा ना पूरा सर्किट, तो इक्विवेलेंट में सिर्फ एक चीज़ आ रही होगी, एक कैपेसिटर आ रहा होगा। ज़रा देखो मेरी बात, ठीक है, ये क्या है, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q1 होगा, यहाँ पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q2 होगा, और यहाँ पर जो चार्ज होगा वो Q3 होगा। अब टोटल चार्ज निकालना है, यानी तीनों पे कितना आ रहा है, तीनों का मिलके कितना बन रहा है, तो वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बात समझिए। अब मुझे तो ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है, वो वाला फॉर्मूला थोड़ी ना ड्राइव करना था। ज़रा मुझे बताओ, हेयर वी यूज़ द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, लिख दूँ ये बात, हेयर वी यूज़ द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। यहाँ मुझे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चाहिए, क्या पढ़ाया था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुई है मैंने, तो Q इज इक्वल टू सी वी, यही होता है। अब देखो ये Q1 के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर देखो, फॉर Q1 के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1 V1। सही बात है। एक मेरी बात सुनो, V1 क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ। V1 V2 V3 पैरेलल में सेम होता है, तो V1 लिखूं या V लिखूं एक ही बात है, तो मैंने उसे V कर दिया। सही है, कोई बुरा नहीं मानना इस बात पे, ठीक है। अच्छा चलो, अब देखो इधर आओ, Q2 क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2 और V2। ठीक है, V2 V के ही बराबर है, तो डायरेक्ट V लिख दो ना मेरे भाई। अच्छा, फॉर Q3 लिखो, Q3 इज इक्वल टू C3 V। सही बात है, समझ गए ना। अब इन सब को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट Q1 Q3 एंड Q3, ये Q2 है, ठीक है। पुट Q1 Q2 Q3 इन इक्वेशन 1, पुट कर दूं, चलें सर कर दीजिए। तो अच्छा एक और चीज़, एक छोटी सी चीज़ और, इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा Q इक्विवेलेंट इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। अब आपने सर V क्यों लिखा, मैंने कहा है ना वोल्टेज सेम रहेगा, तो वो इक्विवेलेंट पे भी सेम रहेगा और हर किसी पे सेम रहेगा। ठीक है, देखो इक्विवेलेंट के लिए भी कर दिया, तो क्या बन गया आपके पास, Q इक्विवेलेंट किसके बराबर है, C इक्विवेलेंट और V के। बात सही है। Q1 इक्विवेलेंट, आई थिंक मेरे पाँव में कुछ कांच वगैरह चुभ गया है, चलो करते हैं फिर बाद में रुक के निकलता हूँ। C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। कोई गलत बात तो नहीं करी ना मैंने। देखो मैंने क्या किया, Q1 की जगह क्या पुट किया, C1 V, Q2 की जगह पुट क्या किया, C2 V, और Q3 की जगह आप लोग बहुत माशाल्लाह से अच्छे हो गए हो इक्वेशन को समझने में, मुझे पता है आप लोगों को आ जाती है बात। क्या किया मैंने, कॉमन निकाला। ठीक है, हमारे टीचर बोलते हैं कॉमन आ रहा है कॉमन, एलसीएम आ रहा है एलसीएम। अब देखो तीनों जगह V है, इधर से भी V कॉमन, इधर से भी V कॉमन, इधर से भी V कॉमन, यहाँ भी V, यहाँ भी V, कैंसिल। अब आखिर में क्या बचा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत है, यहाँ पर तो ये प्लस डॉट 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 प्लस CN आ रहा है। क्यों गलत है, ये सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 कैपेसिटर थे, तो ये 3 के लिए है, यहाँ पर 3 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। मैंने बात करी थी ना कि आपके पास 3 से ज़्यादा भी कैपेसिटर हो, आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 कैपेसिटर होते हैं, तो मैं क्या लिखता, C4, 5 होते तो C5। अब इसी तरह 1000 होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, इन्फिनाइट एन टर्म तक होते हैं, तो प्लस डॉट 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 प्लस CN। ठीक है, समझ गया ना। चलो, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि इसको ना यहीं तक रखो, C3 तक ही रखो, क्योंकि हमें 3 दिए हैं ना, हमने तो इस सर्किट के लिए ड्राइव किया है ना, तो इसको यहाँ तक रखो। ये आपका आ गया, समझ गए। चलो अब इसको ज़रा स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना चाहो ले लो, और फिर मैं आपको जो है वो, हाँ बिल्कुल सही आया, फिर मैं आपको जो है वो सीरीज़ कराता हूँ। समझ लो, पैरेलल सबसे मुश्किल होता है समझाने में और लिखने वगैरह में, सीरीज़ उसके मुकाबले में बहुत आसान होता है। समझ लो मुश्किल काम हमने कर लिया। अब मैं आप ये भी समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ ले लिए होंगे। अब मैं रिमूव करके अपना पैरेलल सीरीज़ पे चलता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ।
अच्छा एक और चीज़ भी लिख लो, बल्कि मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है, जो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो द इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटर। एक छोटे से वर्ड का इजाफा कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ इक्विवेलेंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, वो वहाँ पर आया है, तो इक्विवेलेंट लिख लो। अभी क्यों लिख रहा हूँ मैं बता देता हूँ मुझे। इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आती है ना, वो आपके पास सबसे ज़्यादा आ रही होती है इसमें। अभी वो करूँगा न्यूमेरिकल, समझ में आ जाएगी। अब जब ये तीनों चीज़ें आप सॉल्व कर लोगे ना, तो अब आपके पास फॉर्मूला पता है क्या बनेगा, C इक्विवेलेंट Q इक्विवेलेंट V बन जाएगा। ये मैं इजाफी बता रहा हूँ, ऊपर बता भी चुका हूँ ये चीज़। चलो ठीक है, अब आ जाओ, अब पैरेलल करते हैं, ठीक है, पैरेलल पे काम करते हैं। तो मुझे पूरा रिमूव करना पड़ेगा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटर डिक्रीज, सही है। बस मैं यहाँ तक रिमूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ तक रिमूव कर दिया मैंने, यहाँ तक रिमूव कर दिया, ठीक है। अब बाकी सीरीज़ में यही इस्तेमाल हो जाएगा, जो मैंने वर्डिंग लिखी थी ना, यही इस्तेमाल हो जाएगी। चलो थोड़ा बहुत मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, आप लोगों के लिए भी। अब जब मैं समझाना शुरू करूँ तो वहाँ से समझना शुरू करना। अब सीरीज़ पर आ जाता है। सीरीज़ का मतलब क्या है? सीरीज़ का मतलब ये होगा कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा गुजरने का। पैरेलल में आपके पास दो रास्ते निकल रहे थे, कहते हैं ना ज़िंदगी में दो रास्ते आ जाए तो मुश्किलात बढ़ जाती है। यहाँ भी वही बात है कि वहाँ पर आपके पास दो रास्ते थे तो हमें मुश्किल से समझना पड़ा, यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटर विल बी डिक्रीज, बस ये वर्ड है, डिक्रीज। और यहाँ पर अब वोल्टेज सेम नहीं रहेगा, चार्ज सेम हो जाएगा। क्यों? अभी बताता हूँ, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो, CHARGE, चार्ज। अब ज़रा आओ मेरे साथ, ठीक है, ये तीनों, ये सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ से आ जाओ, सर्किट डायग्राम पर आ जाओ। सर्किट DIAGRAM, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम पहले मैं वैसे दिखा देता हूँ, और ये मतलब बगैर सर्किट के क्या डायग्राम आएगी और सर्किट में क्या आएगी। देखो, अगर बगैर सर्किट के बात करूँगा ना मैं, तो ऐसी डायग्राम होगी, नज़र आ रही है, पेज नंबर 189 पर है, ये बराबर में चल भी रही होगी आई होप। देखो ऐसी डायग्राम है ये, लेकिन आप कभी भी इस तरह वाली डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे। आप क्या वहाँ पर पेपर में बैठ के मतलब ड्राइंग करोगे क्या? नहीं, आपने डायग्राम बनानी है, उससे मुराद ये है कि सिंबल होने चाहिए उसमें, शेप्स नहीं बनाने आपने। तो आपने किस तरह की डायग्राम बनानी है? आपने ये वाली डायग्राम बनानी है जो मैं अभी बनाता हूँ। देखो कैसे, आपके पास तीन है ना, कैपेसिटर तीन है, तो सबसे पहले सीरीज में आप कनेक्ट कर दो बैटरी। अच्छा याद रखना, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, एक काम करो ना, थोड़ा ये नीचे ले आओ। अच्छा ये वाला टर्मिनल आपका बड़ा हो गया। अब सीरीज में होता क्या है, सीरीज में आपके पास सिर्फ एक ही पाथ होता है, ज़रा देखो कैसे। ये आ गया आपका कैपेसिटर 1, इसको क्या कहेंगे? C1। ये आ गया आपका कैपेसिटर 2, इसको कहेंगे C2। ये आ गया आपका कैपेसिटर 3, इसको कहेंगे C3। क्या कोई और रास्ता निकला कैपेसिटर्स के लिए? नहीं। अब आप बोलोगे सर नहीं, ये यहाँ पर आके दो रास्ते हैं। नहीं मेरे भाई, यहाँ दो रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है। कैसे? इधर आया करंट, इधर चला गया, और कौन सा रास्ता निकला? सामने तो नहीं गया, देखो ना, सामने तो नहीं गया करंट, नहीं पीछे गया, नहीं नीचे गया, सीधा ऊपर चला गया। यानी यूँ आया और यूँ चला गया, एक ही रास्ता है, दो रास्ते बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कहीं आप बोलो सर ये तो आपस में पैरेलल है, एक रास्ता है। जब भी मैंने रास्ते वाली बात बता दी ताकि आपके रास्ते आसान हो जाए। चलो मेरी बात सुनो, C1, C2, C3। अब होता क्या है, जब भी सर्किट में तमाम चीज़ें सीरीज़ में कनेक्ट होती हैं तो उसमें क्या सेम आ रहा होता है? चार्ज सेम आ रहा होता है। यानी देखो ना, जो चार्ज यहाँ पर आया वही चार्ज यहाँ पर आया, वही चार्ज यहाँ पर भी आ गया। तो Q1, Q2, Q3, ये जो Q1 की वैल्यू होगी वही Q2 की और वही Q3 की। क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ? Q1, Q2, Q3 इक्वल टू Q के बराबर होगा। सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पर चार्ज सेम आ गया तो वोल्टेज अब सेम नहीं होगा, है ना।
तो वोल्टेज क्या होगा, अब देखो इसको आप Q Q Q लिख सकते हो, ठीक है। अब वोल्टेज क्या होगा V1, पैरेलल सीरीज में वोल्टेज अलग अलग आता है, इस पे वोल्टेज अलग होगा और V2 पे वोल्टेज अलग होगा और V3 पे वोल्टेज अलग होगा। समझ गए मेरी बात, यहाँ लिख देता हूँ इसको, V1 को इधर हटा देता हूँ। समझ गए मेरी बात, सही है, समझ गए ना। तो अब जब अलग अलग वोल्टेज है तो टोटल वोल्टेज कैसे निकलेगा, द टोटल वोल्टेज इज द सम ऑफ द वोल्टेज ऑफ एवरी कैपेसिटर या एट एवरी कैपेसिटर। बात समझ गए, तो यहाँ लिखते हैं। अब टोटल को इक्विवेलेंट भी कह सकते हो आप, मैंने वहाँ इक्विवेलेंट का वर्ड लिखा है, टोटल के लिए इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो। अब इक्वल लिख देता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा समझ जाएगा। इक्विवेलेंट वोल्टेज is the sum of voltage at every capacitor, समझ गए। अब टोटल वोल्टेज निकालना है, यानी यहाँ से V निकला था, ये V इक्विवेलेंट था या ये V टोटल था, इसी ने सबको वोल्टेज दिया होगा। तो अब ये V कितना है कैसे पता चलेगा, V1 V2 V3, अगर इसकी वैल्यू नहीं दी हुई तो V1 V2 V3 करोगे, आपके पास टोटल वोल्टेज आ जाएगा। अब इसी से आगे डेरिवेशन होगी। फॉर्मूला क्या है आपके पास, क्या आया, V इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो मुझे 3 ही दिए हैं, तो इसलिए मैं 3 रख रहा हूँ, 3 से ज़्यादा होते तो मैं 3 से ज़्यादा रख लेता। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर ये चाहिए, मुझे वहाँ पर V नहीं चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, हेयर वी यूज़ द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। चलो, हेयर वी यूज़ द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। क्या होता है फॉर्मूला मेरे भाई कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल Q इज इक्वल टू CV, रेज्यूमी CV, अभी आपके इंग्लिश में भी आएगी ये CV, ये वो वाली CV होगी रेज्यूमे वाली। अब देखो इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा, अब Q तो मैंने बताया ना सेम रहेगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन, तो C इक्विवेलेंट और V इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक स्टेप ज़्यादा लेना होगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर V पुट करना है, Q पुट नहीं करना, तो V को मुझे अलग करना होगा। तो मैंने Q इधर ही लिखे रहने दिया और CQV लिख दिया, CEQ को वहाँ लेकर आ गया। चलो, ये आपका इक्विवेलेंट आ गया। अब यहाँ पे काम करते हैं फॉर इक्वेशन 1 कह लो, फॉर, हाँ मुझे बताएं किसके लिए काम कर रहा हूँ मैं, फॉर V1, ठीक है। अब क्या बनेगा, बिल्कुल Q, देखो Q1 Q2 Q3 Q के बराबर ही होता है, तो मैं इसे Q कर दूंगा थोड़ी देर में भी देखना। तो क्या हो गया, C1 और V1, ठीक है। अब Q1 किसके बराबर है, Q के, तो मैंने इसे Q कर दिया। चलो इसे यहाँ कर देता हूँ, नीचे Q कर दो, तो मैंने इसे क्या कर दिया, Q कर दिया, और ये क्या बन गया, C1 और V, ठीक है, C1 को उधर लाया। अब सेम काम हम करेंगे फॉर V2 के लिए, सिमिलरली लिख लो। सिमिलरली का मतलब सेम काम हो रहा है, तो क्या लिखा मैंने, Q2 इज इक्वल टू C2 V2, लेकिन Q2 किसके बराबर है, Q के बराबर है, चार्ज सेम आ रहा है, तो क्या बन गया, C2 और V2। अच्छा, अब आखिरी के लिए फॉर V3, तो क्या आ गया आपके पास, Q3 इक्वल टू C3 V3, तो क्या आ गया आपके पास, Q3 और C3 और V3। अब देखो यहाँ पर आपके पास V1 आ चुका है, यहाँ पे V2 और V3 पुट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में, वर्डिंग लिख लो, और V इक्विवेलेंट भी आ गया है, पुट V1 V2, बल्कि V इक्विवेलेंट भी है ना तो उससे भी शामिल कर लो, ठीक है। V इक्विवेलेंट V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1।
चलो इक्वेशन 1 में पुट करें। ये काफ़ी नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? सही, अब बेहतर लग रहा होगा। पुट, अच्छा तो क्या बन गया आपके पास? V इक्विवेलेंट किसके बराबर है? Q अपॉन सी ई क्यू, ठीक है। इक्विवेलेंट में बता चुका हूँ, टोटल या वन, एक। टोटल का मतलब ये एक ही होता है ना भाई। जब कहते हैं कि टोटल वैल्यू बताओ तो यानी एक वैल्यू बताओ, तो आप अच्छी तरह जानते हो इस बात को। अच्छा, Q V1 क्या है? Q अपॉन C1। V2 क्या है? Q अपॉन C2। और V3 भी देख लो, ऊपर लिखा हुआ है Q अपॉन C3। एक चीज़ बताओ, कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? बिल्कुल सही, CEQ कॉमन, Q कॉमन आ रहा है, तो Q दोनों से बाहर निकल गया, यहाँ भी 1 बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया और 1 बच गया। तो Q से Q कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर में इधर लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर में इधर लिख रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 1, थोड़ा सा इधर की तरफ ले जाते हैं, तो 1 अपॉन CEQ इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये देखो यही आ गया। अब ये थोड़ा साफ सुथरा इसलिए नहीं आ रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा मुझे जो है नीचे की तरफ होके लिखना पड़ रहा है, थोड़ा मेरा हाथ नहीं जा पा रहा है उधर। चलो ये चीज़ आ गई, समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है, इसका मतलब क्या है कि अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा होते, अगर कैपेसिटर ज़्यादा होते तो मैं क्या लिखता? प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन CN, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मैं नहीं ऐड करूँगा क्योंकि 3 है, तो ये फाइनल हो गया मेरा। चलो अब न्यूमेरिकल कराता हूँ। आई होप बात अच्छी समझ में आई होगी। पूरी एफर्ट दे रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी भाई हो सकता है कुछ रह जाता हो, नहीं आता हो, लेकिन करा रहा हूँ। अब जिस बच्चे ने ये वीडियो देख ली है ना, समझ लो वो चीता हो गया है। चीते से क्या मुराद है? बस अब उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो गई है। अब जैसे ही मैं उसको कोई न्यूमेरिकल या कुछ दूंगा तो वो फ़ौरन समझेगा, फ़ौरन से कर लेगा। तो बस मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग अब चीते हो गए होगे। चीते से मुराद यानी अब अच्छा कर लोगे आप लोग, ठीक है, इंशाल्लाह। चलो भाई अब आगे करते हैं, बगैर कोई वेस्ट ऑफ टाइम के। बस रिमूव करा देता हूँ बोट, क्योंकि अब हमने अपना आगे चलना है। अब सबसे पहले मैं आपके लिए बनाऊँगा डायग्राम, क्योंकि सर्किट बगैर डायग्राम के कभी भी समझ में नहीं आना। मैथमेटिक्स का टीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का टीचर, इनकी ज़िंदगी में लिखना बहुत ज़्यादा होता है बोर्ड पर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि भाई लिखे बगैर तो कभी चीज़ समझ आनी ही नहीं है। और केमिस्ट्री के टीचर को भी ले लो, और भी टीचर लिखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 टीचरों की ज़िंदगी में लिखना बहुत होता है। चलो आ जाओ। अच्छा डायग्राम में देख लेता हूँ कैसी दी हुई है। सबसे पहले सवाल बता देता हूँ। अच्छा ये हमें इन्होंने सेल्फ असेसमेंट में दे दिया, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में आ सकता है, बहुत चांस है। अच्छा डायग्राम यहीं पे बनाते हैं, तो फिर वहाँ सोल्यूशन निकालेंगे। तो न्यूमेरिकल है हमारा ये। मैं 1 मिनट ज़रा पानी वगैरह पी लूँ, क्योंकि मेरा भी गला बड़ा खुश्क हो गया, उसके बाद कराता हूँ, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अब करना क्या है? अब करना मैंने ये है कि पहले मैंने डायग्राम बनानी है, उसके बाद सारी चीज़ें समझा दूँगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ दी हुई है ना, ये जो चीज़ उन्होंने दी हुई है, इसका मतलब है ये बैटरी के टर्मिनल है, लेकिन अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव ये नहीं पता, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। डायग्राम कुछ इस तरह की है। ये आपका एक कैपेसिटर आ गया। कैपेसिटर है, कैसे पता चल रहा है? सिंबल। ये एक इसका आपके पास कैपेसिटर आ गया यहाँ पर पैरेलल में, और यहाँ पर एक कैपेसिटर आ गया। अब आप बड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, है ना, लेकिन अभी देखो बड़ा आसान हो जाएगा। जब अच्छे टीचर का होता है साथ तो सवाल हो जाता है आसान। आप खुद भी समझोगे तो हो जाएगा, मसला नहीं। नेट पे नहीं मिलेगा पर इसका सलूशन आपको, शायद ये मैं पहला करा रहा हूँ जो इसका सलूशन नेट में आ रहा होगा। अच्छा अब कहने वाले ने क्या कहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ सर्किट शोन इन फिगर। आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करनी है। इक्विवेलेंट से क्या मुराद है? इन तमाम कैपेसिटर्स की वजह से एक कैपेसिटर आ रही होगी। ये तमाम कैपेसिटर
एक कैपेसिटर बन जाएंगे या ये तमाम कैपेसिटेंस सिर्फ एक बन जाएंगे, तो वो एक कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी वो बतानी है। ज़रा मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, मुश्किल हो रही है ना समझने में, आसान करता हूँ। लाखों करोड़ों लोग होते हैं, मिलकर एक नेशन बनती है ना। जैसे कि पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं, पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के करीब है, लेकिन जब हम सबको मुखातिब करते हैं तो क्या कहते हैं, ये पाकिस्तानी है ना, कहते हैं ना, कितना फ़ख्र होता है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, यानी हम सब एक हो जाते हैं उस वक़्त। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। ये 1 2 3 4 5 कैपेसिटेंस हैं, इधर 5 कैपेसिटर हैं तो 5 कैपेसिटेंस आ रही होंगी, लेकिन आपने एक बनाना है इन्हें। तो ये कैसे एक बनेंगे, सॉल्व कर मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। आखिर में आपके पास पता है क्या आ रहा होगा, आखिर में आपके पास ये आ रहा होगा, आखिर में आपके पास ये सिर्फ ये वाली कैपेसिटेंस आ रही होगी, आपने इसी की वैल्यू बतानी है। आखिर में ये चीज़ बचेगी हमारे पास। चलो आओ कराता हूँ। अब सबसे पहले उन्होंने पता है क्या बात कह दी, आपकी ज़िंदगी आसान कर दी उन्होंने कहा है ऑल द कैपेसिटर हैव द सेम कैपेसिटेंस ऑफ 50 माइक्रोफैराड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 50 माइक्रोफैराड। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 50 माइक्रोफैराड। इसकी भी कैपेसिटेंस कितनी है, 50 माइक्रोफैराड। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटेंस क्या होती है, सलाहियत, कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, 50 माइक्रोफैराड। इसकी भी 50 माइक्रोफैराड। अब देखो सबसे आसान पता है क्या है, इसको सॉल्व करना। क्योंकि यहाँ पर वन नोट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। वन नोट का मतलब क्या है, नोट बता देता हूँ क्या होता है। नोट जंक्शन, ये आपने लफ्ज़ सुना होगा, रेलवे में ये वर्ड इस्तेमाल होता है। मैं पाकिस्तानी रेलवेज़ को देखता हूँ अक्सर। हैदराबाद जंक्शन, जंक्शन किसे कहते हैं, जंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ड समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद जंक्शन, एक मिनट रुको ज़रा माइक सेट कर लूँ, ठीक है सर, माइक जो है ना वो फॉल कर जाता है, हाँ सही। अच्छा, हैदराबाद जंक्शन, हैदराबाद उसे इसलिए जंक्शन कहा जा रहा है क्योंकि उधर से 2 रास्ते निकल रहे होंगे, या एक से तो ज़्यादा रास्ता होगा। 2 भी हो सकते हैं रास्ते, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, रास्ते कितने भी निकल सकते हैं। जंक्शन उस पॉइंट को कहोगे जहाँ से बहुत सारे रास्ते निकलेंगे। वन नोट हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास वैल्यू यहाँ आ रही है वही वैल्यू यहाँ आ रही है, वही वैल्यू यहाँ आ रही है, ठीक है। तो ये सब मिलकर एक बन जाएंगे और वहाँ से बहुत सारे रास्ते निकल रहे होंगे। ये बात थोड़ी मुश्किल है क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए अभी थोड़ा मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर समझ जाओगे, ठीक है। इसको नहीं छेड़ोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे। ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्ट है मुझे ज़रा बताओ ज़रा। मैं इसको नंबरिंग कर दूँ, नंबरिंग करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन कर देता हूँ। C1, बल्कि यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ ना, C1, C2, C3, C4, C5। समझ गए मेरी बात। C1 C2 कैसे कनेक्ट है ज़रा बताओ मुझे। पैरेलल में, मैंने कहा था आपको आपको लग रहा होगा वो पैरेलल है लेकिन वो सीरीज़ होगा, ये सीरीज़ है। क्यों, करंट यहाँ आया, इधर चला गया, उसको तो एक ही रास्ता मिला गुजरने का, कोई और रास्ता है आपके पास, कोई और रास्ता है समझने के अलावा, पढ़ने के अलावा, नहीं ना। तो यहाँ भी वही बात है। तो C1 एंड C2 आर इन सीरीज़, ठीक है, सीरीज़ में आ गए। तो आपको अब सीरीज़ का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने, थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि 1/C। अच्छा, अब ये इक्विवेलेंट होगा, ये दोनों मिलकर एक बन जाएंगे, इक्विवेलेंट। तो 1/C1 प्लस 1/C2। समझ गए। समझ लो आपके पास बहुत सारा खुला है, आपने 5000 का नोट बना लिया। इसी तरह समझ लो ये 2500 है, ये 2500 है, दोनों मिलकर 5000 बनेंगे। अच्छा, जरा आप वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो। 1/15, C1 भी 15 है और C2 भी 15 है। इसको थोड़ा सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, वो गिवन डेटा वाला चक्कर नहीं लगा रहा मैं इधर। चलो अब ज़रा मैं कैलकुलेटर से करा देता हूँ। कैलकुलेटर अपने पास खोल लो, ये ज़रा नेट बंद कर देता है ताकि ये प्रमोशनें हट जाएँ। अच्छा, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला कैलकुलेटर है, ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ये लो। अच्छा, अब देखो 1/15 प्लस 1/15,
कितना आ रहा है 2/15, 2/15। अच्छा अब मुझे c चाहिए, रेसिप्रोकल में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 15 को 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, 2 को इधर ले आऊँगा और CEQ हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, बात समझ आ गई ना, बात समझ आ गई ना। मैंने क्या किया कि मैंने 15 को इधर ले आया, CEQ को उधर ले गया और 2 नीचे आ जाएगा फिर। अच्छा अब बस CEQ क्या आ रहा है वो देख लो, CEQ क्या आ रहा है आपके पास, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 7.5, ठीक है 7.5 माइक्रोफैराड। एक हिस्सा तो सॉल्व हो गया। चलो अब आगे आ जाओ। अच्छा अब डायग्राम बदल जाएगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक बन गया है। डायग्राम क्या बनेगी अब देखो, मैं अपना पूरा फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना मेरे पास एक और तरीका भी है, डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं इसे, लेकिन मैं कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं कराऊँगा आपको जिससे आपका नुकसान हो। हमेशा वही काम कराऊँगा जिससे आपका फ़ायदा हो, चाहे मेरा टाइम ज़्यादा लग जाए। अब ये दोनों एक हो गया है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। मैंने कहा था ना ये दोनों एक बन गए हैं, और वो क्या है CEQ, तो आप इसे क्या लिखोगे CEQ बन गए हैं ये दोनों। इसमें दो कैपेसिटेंस आ गई है, कौन सी वाली, C1 C2 एक बन गई है। अच्छा अब बाकी आपके पास C3 तो एज इट इज़ है, C4 भी एज इट इज़ है, C5 भी एज इट इज़ है। ये क्या हो रहा है, अच्छा कितनी है 15 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड, और ये कितनी आई है 7.5 माइक्रोफैराड। चलो अब आओ आगे सॉल्व करते हैं। ये दोनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में, ठीक है। तो CEQ प्राइम नहीं आएगा इस पर, ठीक है। CEQ एंड C3 आर इन पैरेलल। चलो पैरेलल का फॉर्मूला बताओ, CEQ। अरे लेकिन एक मसला है, अभी ज़रा देखो क्या क्या फॉर्मूला होता है पैरेलल का, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 है ना, लेकिन C1 तो नहीं है यहाँ पर, ये CEQ है ना, तो मैं इसे CEQ लिख देता हूँ। भाई जो आपके कैपेसिटर का नाम है आप वही लिखोगे ना, और C3 है, CEQ से कैंसिल हो जाएगा, ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो अलग चीज़ है ये अलग चीज़ आ रही है। तो इसको ठीक करने के लिए इसे प्राइम कर दो, ठीक है। हर जगह ऐसे ही करना है आपने, इसको यूज़ करने के लिए आपने हर जगह प्राइम करना है, ये याद रखना। प्राइम क्यों कर रहा हूँ, ये और इक्विवेलेंट जो इन दोनों की वजह से आ रही है वो अलग हो जाए, एक इक्विवेलेंट मिलकर दूसरी इक्विवेलेंट को बना रही है, ये याद रखना जब भी इस तरह कर रहा हूँ। तो CEQ इक्वल टू 15 प्लस, देखो पहले EQ की बात करिए ना, C को, ये तो 7.5 प्लस 15, तो CEQ लिखो ज़रा, देखो कितना आ रहा है। मेरी भाई कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, 22.5। अब डायग्राम फिर बदल जाएगी, ये दोनों ने मिलकर एक कैपेसिटेंस बना ली है, वो कैसी आ गई, वो ऐसी आ गई, ठीक है, वो ऐसी आ गई। बस पीछे वाली सारी कैपेसिटेंस एक हो गई है सॉरी भाई, पीछे वाली सारी कैपेसिटेंस मिलकर एक हो गई है, और वो कैसी हो गई है, CEQ प्राइम हो गई है, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या आ रही है, ये वाली भी आएगी ना, ये आ गई आपके पास C4 इक्वल टू 15 माइक्रोफैराड, और ये C5 आ गई आपके पास 15 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये वाली कितनी आ गई आपके पास 22.5 माइक्रोफैराड। अच्छा अब C प्राइम EQ और C4 आपस में फिर आ गए सीरीज में। देखो एक ही रास्ता है गुजरने का, कोई और रास्ता तो है नहीं, तो इसलिए सीरीज हो गए। तो CEQ प्राइम एंड C4 इन सीरीज। वाह भाई, आप लोगों को तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा समझ आ गया। चलो ये मेरी एफर्ट है जो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। अब पेपर में अच्छा करना, ये नहीं बोलना सर किसी ने कराया नहीं था या सर ने कराया नहीं था। चलो मुझे उम्मीद है आप लोग करोगे, बस सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आता है, इक्विवेलेंट 1/, पैरेलल में तो 1/C1 होता है, लेकिन आप वो तो 1 होता है तो इसलिए 1 लिखते हो। यहाँ तो आपके पास क्या है
सी ई क्यू प्राइम है। लेकिन एक मसला है, अभी वो बताता हूँ क्या है। चलो, क्या ये दोनों कट जाएंगे आपस में? नहीं, उस पर प्राइम लगा हुआ है तो इधर प्राइम लगाओ। अब ये एक और इक्विवेलेंट से मिलकर इक्विवेलेंट बन रही है, तो इसको आप डबल प्राइम कर दोगे। डबल प्राइम से क्या पता चल रहा है कि आपने पहले कोई इक्विवेलेंट थी उसको मिलाया तो आपके पास इक्विवेलेंट प्राइम बनी, फिर आपने एक और इक्विवेलेंट प्राइम को मिला दिया एक और में, तो वो इक्विवेलेंट प्राइम डबल हो गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलो करो, चलो करो। तो देखो क्या आ रही है, 22.5 22.5 और C4 तो देखो आपके सामने 15 ही रहेगी, 15। अब ज़रा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। चलो अच्छा, चलो देखो 1/22.5 प्लस 1/15 वैल्यू इज़ 1/9। 1/9। अब क्या मुझे 1/9 तो नहीं चाहिए, मैं 9 उधर ले जाऊंगा और C डबल प्राइम EQ हो जाएगा। बेहतर इस तरह होगा कि ऐसे कर दिया जाए 9 को। ठीक है, माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड इसलिए क्योंकि माइक्रोफैराड में ही दिया हुआ ना। अच्छा, जो आंसर्स बनते गए मैं उन्हें वो करता रहता हूँ, क्या कहते हैं, ब्रैकेट, ताकि आपके लिए याद रहे कि सर क्या क्या करे जा रहे थे। अच्छा, अब देखो सर्किट कितना छोटा हो गया, कितना बड़ा था कितना छोटा कर दिया। अच्छा, तो अब आपके पास क्या आ गया सर्किट, अब आपके पास सर्किट आ गया है कि C5 रह गई है जो कि आपके पास है 15 माइक्रोफैराड, और हाँ, और आपके पास ये डबल आ गई है, डबल इक्विवेलेंट प्राइम आ गई है। हाँ चलो, और कितनी आई है, 9 आई है, 9 माइक्रोफैराड आई है। अब कोई मुश्किल है इसे सॉल्व करना, कितना आसान कर दिया देखो। तो C डबल इक्विवेलेंट प्राइम एंड C5 आर इन पैरेलल। पैरेलल है या नहीं है, कैसे पता चला? पैरेलल है, कैसे पता चल रहा है? देखो करंट यहाँ से निकल के इधर की तरफ आया, इधर आया तो दो रास्ते मिले, या तो ऊपर चला जाता या तो आगे चला जाता। जब ऐसा सिचुएशन बनती है तो क्या होता है, पैरेलल में होता है, पता चल जाती है बात, है ना। चलो अब करो, तो क्या आएगा आपके पास, C इक्विवेलेंट, ये बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, C इक्विवेलेंट प्लस C5। क्या ये ठीक है? नहीं, देखो डबल प्राइम मिलाया ना आपने, तो ये इक्विवेलेंट जो है ट्रिपल प्राइम में आएगी। क्यों? क्योंकि आप पीछे प्राइम मिलाते पीछे आप इक्विवेलेंट को मिला रहे हो। प्राइम ये बता रहा है आपको कि आपने पीछे और इक्विवेलेंट मिलाई थी, जो कि यहाँ मिलाई थी, यहाँ मिलाई थी, यहाँ मिलाई थी, तो उस वजह से ये प्राइम बढ़ता जाएगा, और जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, वो आपकी कैलकुलेशन पे आता है। ठीक है, तो डबल प्राइम क्या आया, तो C, ये सबसे बेहतर तरीका था इसे सॉल्व करने का जो मैं लेकर आया, मतलब मैं नहीं लाया, यही तरीका होता है, ये आ गया। अच्छा, मुझे लग रहा है कहीं हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, एक मिनट रुको ज़रा। नहीं सही है, सही है, क्योंकि मेरा आंसर कुछ पॉइंट्स वगैरह में आ रहा था। अच्छा, अभी मेरा आंसर आ रहा है 24 आ रहा है, 24 माइक्रोफैराड। एक मिनट रुको ज़रा, मैं एक चीज़ चेक कर लूँ, हाँ ठीक है, सही है, हमारा सही आ रहा, तो मसला नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, इसको पूरा उतार लो और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगला कैसे करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब जो है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है, उसको कराता हूँ। कहने वाले कहते हैं कि आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं X और Y। ठीक है, तो और दोनों कैपेसिटर्स कनेक्ट है सीरीज़ में, कहते हैं आर कनेक्ट इन सीरीज़ अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई। अब इससे मेरी डायग्राम बन जाएगी। क्या कहा जा रहा है, दो कैपेसिटर है, एक X है और एक Y है। ठीक है, अच्छा, X कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट है और Y कैपेसिटर कनेक्ट है, लेकिन सीरीज़ कनेक्शन हुआ है। तो टोटल वोल्टेज कितना था आपके पास, 100 वोल्ट था। तो इधर क्या आ रहा होगा, Vx, और इधर क्या आ रहा होगा, Vy। ठीक है, Vy। अब ये X कैपेसिटर है, ये Y कैपेसिटर है, इसको याद रखना। आगे देखो क्या कहता है,
supply and it is absorbed that the potential difference across them are 60 volt and 40 volt respectively. आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा, क्योंकि आपको पता है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आता है, इक्वली नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अलग अलग होगा। इधर पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट पर आया, इधर पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट का आया। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये ए डायग्राम हो गई आपकी, अब बी डायग्राम बनाई जाती है इसी की मदद से। अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस इज नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एक्स। आपने क्या किया, आपने एक्स के साथ, एक्स कैपेसिटर के साथ 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। अब देखो ये 10 उठकर यहाँ 100, ये उठकर यहाँ आ जाएगा, 100 उठ के यहाँ आ जाएगा, ये आपका आ गया, ये आपका क्या आ गया 2 माइक्रोफैराड, ये आपका वी एक्स कैपेसिटर आ गया, इस पे वी एक्स आ रहा होगा। ये आपका आ गया वाई कैपेसिटर, इस पे वी वाई आ रहा होगा। अभी क्या आएगा वो चेक करते हैं। कनेक्शन क्या कहा उन्होंने कि आपने एक पैरेलल में कैपेसिटर को जोड़ दिया है। आपने पैरेलल में कैपेसिटर को किसके साथ जोड़ा, वी एक्स के साथ। यहाँ पे वोल्टेज आपके पास 100 वोल्ट आ रहा था, देखो ये उठाकर मैंने यहाँ रख दिया है। अब ये डायग्राम बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जब आपने ये चीज़ करी तो वोल्टेज पुराने वाले नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। क्या बदलेंगे, वो कह रहे हैं एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वाई, वाई पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ गया। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाएगा, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, तो जिसकी वजह से अब यहाँ पर 60 नहीं रहेगा, 90 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपका जो कैपेसिटर आया उस पर जो पोटेंशियल, उसकी जो कैपेसिटेंस थी वो 2 माइक्रोफैराड थी, बात समझ आ गई। अब जब यहाँ पर 90 वोल्ट आ रहा है तो बाकी के 10 वोल्ट कहाँ गए, तो बाकी के 10 वोल्ट इस पर आएंगे, क्योंकि कनेक्शन सीरीज़ हुआ हुआ है। जब सीरीज़ कनेक्शन होता है तो उसमें ऐसे ही होता है कि एक जगह पर आपके पास अगर बैटरी के में टोटल 100 था, 100 में से 10 इधर आ गया, 100 में से 90 इधर आ गया, तो बाकी जो 10 बचे ना वो पीछे की तरफ चले गए, इसको मिल गए। अगर 90 इधर आ रहा होता तो 10 उसको मिल जाता, बस ये दिमाग में रखना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सब बच्चों को ये अच्छी तरीके से पता है, आपको बस वी एक्स और वी वाई को देखना है, और इन्होंने कैपेसिटेंस आखिर में कहा भी है, मैं बता देता हूँ। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ वी एक्स एंड वी वाई। आपको वी एक्स की कैपेसिटेंस बतानी है और वी वाई की कैपेसिटेंस बतानी है, ठीक है। अब सॉल्व कराता हूँ। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो डैट। क्या जानते हैं हम कि बिल्कुल सही, सी एक्स इक्वल टू सी वाई, सॉरी क्यू एक्स इक्वल टू क्यू वाई, ठीक है। क्यू एक्स फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो क्यू एक्स इसके बराबर होगा, क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स वी एक्स, है ना। क्यू वाई किसके बराबर होगा, सी वाई वी वाई। तो देखो यहां पर क्या आ गया, सी एक्स वी एक्स सी वाई वी वाई, सही है। अब देखो सी एक्स को डिवाइड करा, वी एक्स को नीचे ले आओ, सी एक्स को यहाँ ले आओ और वी एक्स को इधर ले आओ। मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया, मैं वी एक्स को यहीं पे रहने दिया, वी वाई को इधर ले आया, वी वाई को इधर रहने दिया, सी एक्स को इधर ले आया, ठीक है। अब आपको वैल्यूज़ पता है, सी वाई को पहले लिख देते हैं, फिर वी एक्स को लिख देते हैं। आपको वी एक्स की क्या वैल्यू दी हुई है, ये आप काम कर रहे हो ए डायग्राम के लिए, ठीक है, बी डायग्राम के लिए नहीं करना। तो ए डायग्राम में आपको क्या वैल्यू दी हुई है, 60 डिवाइडेड बाय 40। अच्छा, ये डायरेक्ट नहीं होगा कभी भी, ये न्यूमेरिकल ऐसे ही करने से। ये कितने बार आता है, अगर 2 के टेबल में देखो तो कितने बार आता है। अगर वैसे भी सिंपल डिवाइड कराओगे ना, चलो आसान कर देता हूँ, सिंपल डिवाइड करा के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो 60 डिवाइडेड बाय 40, ये आ रहा है आपके पास
3/2। 3/2। अब देखो 3/2 को सॉल्व कर दो, तो 3/2 किसके बराबर आता है? 3/2 1.5, तो ये आ गया CY इक्वल टू 1.5, और CX यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा CX मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन 1 आपकी आ गई। अब इक्वेशन 2 ड्राइव करो। अच्छा, इक्वेशन 2 ड्राइव करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है, ये वाला। अब एक मेरी बात ज़रा सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है? दो कैपेसिटेंस है CX और 2, तो ये दोनों कैपेसिटेंस मिलकर एक कैपेसिटेंस बनाएंगी, और वो क्या होगी? आपके पास इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो ऐड हो जाएंगी। अच्छा, अब B के लिए काम करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? वही QX और आपके पास QY। अच्छा, QX आपके पास क्या है? QX आपके पास है VX, लेकिन आपके पास कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट होगी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि CX + 2। क्यों कर रहा हूँ ये समझ में आ रही है ना? क्योंकि पैरेलल है, ऐड हो रही है 2। अच्छा, माइक्रो में नहीं लिख रहा क्योंकि हम यहाँ प्रीफिक्स नहीं ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद Q क्या है आपके पास? QY क्या है? तो CY और VY। अब बाकी यहाँ से कर लेते हैं ना। देखो ये Y लिखा है मैंने, ठीक है, ये मैंने Y लिखा है, तो इसको इधर ले आओ, VX से डिवाइड करा दो, तो ये आपका CY और ये CX + 2 यहाँ आ गया, CX + 2, ठीक है, CX + 2। अब देखो VX कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है आपको, और VY कितना दिया हुआ है? 90, ये देखो ये लिखा हुआ, और बाकी CY और CX + 2। अच्छा, दो चीज़ें निकालनी थी, तो दो कंडीशनें हमें मिल गई थी यहाँ पर। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या करना है? उसके बाद मैंने जो है वो, ये देखो ये 1 पर आता है 10 के टेबल में, ये 9 पर आता है, तो 1/9 इक्वल टू CY अपॉन CX + 2। अच्छा, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो CX + 2 इक्वल टू 9 और CY आ गया आपके पास, ठीक है। CX + 2 और 9 के साथ CY मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखो CY क्या आ रहा है? CY आ रहा है 1.5 CX, तो उधर पुट कर दो। पुट, ये इक्वेशन 2 है, पुट CY इन इक्वेशन 2। अब CX + 2 इक्वल टू 9। CY देखो कितना दिया हुआ है? 1.5X, 1.5 CX। चलो इसको सॉल्व करो ज़रा। अच्छा, ये यहाँ प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके ऑब्वियस है कि माइनस ही होना है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो ताकि आसान हो जाए, वरना वो हमारे लिए बड़ा मसला करेगा। तो 9 × 1.5 आपके पास आता है 13.5, तो ये आ गया आपके पास 13.5 और CX। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? CX प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 13.5 CX माइनस CX, तो ये कितना हो गया आपके पास? 12.5, ठीक है, एक माइनस हो गया ना उससे। अब 12.5 यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा आगे CX, तो CX को पहले लिख लो भाई। अच्छा, तो इसको डिवाइड कर दो 2 को, 2 डिवाइडेड बाई 12.5, तो आपके पास आ रहा है 0.16 माइक्रो फैराड। माइक्रो क्यों? क्योंकि देखो आपको ये वाली कैपेसिटेंस भी माइक्रो में दी हुई है, तो वो भी माइक्रो में आनी है। अच्छा, ये तो आपका CX हो गया, लेकिन आपको एक और चीज़ भी चाहिए, CY के लिए पुट कर दो CX को इक्वेशन 1 में, पुट CX इन इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? CY हो गया, और 1.5 और CX क्या आ रहा है आपके पास? 0.16, प्रीफिक्स नहीं लगाना, ठीक है। तो ज़रा मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 1.5 × 0.16, आंसर इज 0.24 माइक्रो फैराड। अच्छा, अब आंसर सही है गलत है कैसे पता चलेगा?
इन दोनों को उठाओ और इधर पुट कर दो, आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो आंसर सही है। अच्छा देखो सी एक्स कितना आया आपका, सी एक्स आया है आपका 0.16, ठीक है, प्लस कर दिया आपने 2 तो कितना आ रहा है 2.16 है ना। अब 9 के साथ मल्टीप्लाई कराओ 0.24, देखो 2.16, यानी आपका आंसर ठीक आया हुआ है। तो ये थे सी एक्स और सी वाई के आंसर्स। आई होप समझ में आया हो। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा मुझे खुद भी कराने में, क्योंकि काफ़ी बड़ी जो है ये एक्सरसाइज थी, मतलब काफ़ी बड़ा टॉपिक था, और सेल्फ असेसमेंट अगर मैं नहीं कराता तो मेरा आधा टाइम बच जाता, बल्कि आधे से ज़्यादा, क्योंकि इसी में ज़्यादा टाइम मैंने दिया है। तो आप लोग ज़रूर इसको अच्छी तरह देखना, कुछ ना समझ में पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद रखना।